नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला पेपर आपको पढ़ा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेस बुक क्या है। तो बेस बुक है बी एल फड़िया की, जो आपको स्क्रीन पर सामने दिख रही है। बहुत अच्छी बुक है ये और इसको काफ़ी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस अपडेटेड कवर किया हुआ है। इसका लेटेस्ट वर्जन आप लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी राजनीतिक जो जनरल नॉलेज है उसको कवर करता है। ये पेपर अपने आप में बहुत लेंदी भी है और इस पेपर के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो राजनीति वैश्विक स्तर पर चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी पॉलिटिक्स है, उससे आप अपडेटेड रहें, आप अखबार पढ़ते रहें, आप न्यूज़ सुनते रहें और इस बुक को एज अ बेस बुक आप यूज़ कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी विषय सूची है। इसमें ये पूरा सिलेबस है 1 से 11 तक और 23 तक जो चैप्टर्स हैं ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इन सारे चैप्टर्स को आप सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। आपको बेसिकली आपको पैटर्न पता ही है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसलिए आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा। उस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। और सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर लगभग सारे सिलेबस को कवर करता है, वो है विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इस पेपर को जब आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप अपने सामने मैप रखिए, एक नक्शा रखिए और नक्शे में सारी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, उन सारी लोकेशंस को ध्यान में रखिए। आप एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, यूरोप भी डिवाइडेड है, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप भी बार बार रेफरेंस में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोल्ड वॉर के टाइम में इन सारी कंट्रीज़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो पूर्वी यूरोप की रोमानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, इनके रेफरेंसेस, इनके नाम इनके बार बार आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज़, ईस्ट एशियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, ये नाम बार बार रिपीटेडली अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आएंगे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं। तो आप नक्शा रखिए और नक्शे में अपने आप को पूरी तरह क्लैरिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, कैसे कैसे हैं। ज्योग्राफी के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों के बारे में समझ में आए, क्योंकि वो मैप रेगुलरली स्टडी करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बच्चों, आप मैप को सबसे पहले स्टडी करिए, सारी कंट्रीज़ की लोकेशन जानिए और लोकेशन जब आप जान लेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आप साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इंडो चाइना कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज़ कौन सी हैं, पूर्वी यूरोप की कंट्रीज़ कौन सी हैं, मिडिल ईस्ट कौन सी है, सारी कंट्रीज़ की लोकेशन जब तक आपको पता नहीं होगी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ नहीं पाएंगे। अरेबियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरह से, कहाँ इनकी लोकेशन है। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप वर्ल्ड मैप अपने सामने रखेंगे। तो पूरे वर्ल्ड मैप की स्टडी करने के बाद अपन सबसे पहले जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं और मैं रफ़ आइडिया दे देती हूँ। विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, इसके डिटेल में हम स्टडी बाद में करेंगे, लेकिन पहला आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं वो बहुत हद तक उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी जो एक्चुअल इंटरनेशनल रिलेशन जो शुरू होता है वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए थे। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में लड़ा गया था। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जहाँ शक्ति होती है वहीं पर शक्ति युद्ध होते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के लैंड पे लड़ा गया था और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब बहुत सारे इंटरनेशनल चेंजेस हुए। इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे बदलाव हुए कि उन्होंने पूरी संपूर्ण वैश्विक राजनीति को बदल कर रख दिया।
तो अगर हम इनको पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस ही इस फर्स्ट चैप्टर से क्लियर हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। फिर हम एक एक जो पॉइंट है उसकी एक चैप्टर है उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो ये एक पूरा परव्यू लेने में, या उसको आप कह दीजिए पूरा प्रीव्यू लेने में बहुत मददगार है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये फर्स्ट चैप्टर, विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें सबसे पहले ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगी, एक ही पॉइंट डिस्कस करूँगी कि सबसे पहला जो बदलाव हुआ था 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, वो था कि यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया था। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लाइक जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी गणना महाशक्तियों में की जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेल कर ये सारी कंट्रीज़ इनकी अर्थव्यवस्था या मिलिट्री रूप से, राजनीतिक रूप से ये छिन्न भिन्न हो गए थे। ये थर्ड या सेकंड क्लास कंट्रीज़ में शामिल हो चुके थे। इतना युद्ध लड़ चुके थे कि ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे और उनके पावर क्षीण हो चुके थे। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सारा सेंटर था वो यूरोप से हटकर एशियन कंट्रीज़ की तरफ चला गया। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया था वो था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन फॉलो कर रहा था, अलगाववाद की नीति फॉलो कर रहा था, तो वो विश्व युद्धों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था रादर। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद आगे का सारा हम अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने सामने वर्ल्ड मैप लेकर वर्ल्ड कंट्रीज़ की सिचुएशंस, महाद्वीपों की सिचुएशंस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे। धन्यवाद।